The rural, how rural development takes place वाला क्वेश्चन मेरा। अच्छा, देख देख के बता रहे हो। हाँ बताओ। अच्छा, और क्या किया था सर? और फिर उसके बाद सही है। संकेत तू ही बता दे यार, ये सुहानी अच्छी बच्ची रहेगी। संकेत तू बता दे। सर कि रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या क्या सेक्टर्स में हम डेवलप कर सकते हैं। फिर क्रेडिट क्रेडिट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि क्रेडिट के थ्रू कैसे रूरल डेवलपमेंट हो सकता है। तू भी फालतू की बातें ही करे जा रहा है। सर क्रेडिट चलो तो था। बच्चों, बच्चों तुम लोग को पढ़ते तो हो नहीं कुछ पर, अरे 10 मिनट ही देख लिया करो क्लास से पहले, जब लिंक आता है तभी दिमाग में घंटी बजा लिया करो, चल लास्ट क्लास का देख ही ले कुछ, लिंक आने के बाद भी नहीं करते हो सारे बावले बच्चे हो। चलो मैं बताता हूँ क्या क्या किया था बच्चों। सबसे पहले तो हमने रूरल डेवलपमेंट में सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया था कि भाई किस तरह से सोसाइटी में सोशल डेवलपमेंट का मतलब सोशल कस्टम्स वगैरह और एजुकेशन वगैरह ये होनी चाहिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब उनकी इनकम अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, ठीक है। और फिर हमने ये तो पहली क्लास का था यार, हमने तो सेकंड क्लास स्टार्ट की थी शायद क्वेश्चन नंबर 4 से। सर क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट तक कर लिया। वो तो पता है शुरुआत कहाँ से किया था, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो दूसरे पहले क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन, हाँ दूसरे क्वेश्चन के लैंड सेकंड रिफॉर्म पार्ट, से। थर्ड पार्ट से किया था, ठीक है बच्चों याद आ, क्योंकि वही रिकैप करे ना जो पुरानी क्लास से रिवाइज करते रहे। तो बच्चों रूरल डेवलपमेंट होती कैसे है, 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए थे, ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने के थ्रू भी एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जो लैंड रिफॉर्म्स है, डिफरेंट टाइप के जो जमींदारी सिस्टम थे कंट्री में, या फिर लैंड सीलिंग मैंने बताया था 18 एकड़ से ज्यादा जो लिमिट है वो हटा दी गई, नहीं वो 18 एकड़ से लिमिट लगा दी गई, किसी के पास 18 एकड़ से ज्यादा है तो उसे छीन ली जाएगी और पुअर फार्मर्स में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। किसी के लैंड छोटे छोटे हैं और बिखरे हुए, उसको फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं, तो उनको एक ही जगह लैंड प्रोवाइड करके जाएगा, बड़ा लैंड हो जाएगा, आराम से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। लैंड रिफॉर्म में ये था। एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, डिफरेंट टाइप की पॉवर्टी एलिवेशन स्कीम चलाई गई जिससे कि गांव में गरीबी दूर हो सकती है, तो ये हमने किया था। और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंस है क्रेडिट इन रूरल डेवलपमेंट, इसमें हमने डिस्कस किया था बच्चों 3 पॉइंट कि फार्मर्स को जो पैसे चाहिए होते हैं ना, टाइम गैप होता है। टाइम गैप क्यों होता है, किसके बीच में, आज सीड डालोगे तो कल क्रॉप थोड़ी कट कर सकते हो, क्रॉप कट करने में थोड़ा टाइम गैप होगा, 2-3 महीने में क्रॉप को डेवलप होगी, उसके बाद मार्केट में सेल करोगे फिर पैसा आएगा। लेकिन उन 3-4 महीनों के अंदर फार्मर की मॉनिटरिंग रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड कैसे होगी, उसके लिए उसको पैसा चाहिए होता है, प्लस मैरिज फंक्शन, प्लस डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल्स के लिए उसे पैसा चाहिए होता है। और थर्ड पढ़ा था कि नॉन फार्मिंग सेक्टर्स के लिए भी उसे पैसा चाहिए होता है। नॉन फार्मिंग सेक्टर्स में हमने फिशिंग, डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, ये याद आ रहा है बच्चों, इसके लिए भी उसे मनी की रिक्वायरमेंट होती है। फिर हमने फोर्थ क्वेश्चन पढ़ा था रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट का मतलब मेंबर्स आपस में अपना पैसा पूल कर लें और दूसरे मेंबर को दे दें जिसको ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, उसके लिए हमने वर्ड यूज किया था सेल्फ हेल्प ग्रुप। याद आया बच्चों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ये जो है, क्योंकि इंटीरियर एरिया में बैंक खुल ही नहीं सकते, बैंक वाले जाएंगे ही नहीं, वहां पे सड़कें ही नहीं होती यार, जाएंगे कैसे। अभी आपको पता नहीं है इंडिया कितना अंडर डेवलप है, आप तो बस ये सिटी विटी देख लेते, कुछ ऐसे बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के इलाके हैं जहाँ जाते ही नहीं है। मैं कल कुछ बच्चों से बात कर रहा था, न्यूटन फिल्म एक आई थी, बच्चों देखी किसी ने न्यूटन मूवी? हाँ सर। एक बच्चे ने देखी है, उसको ऑस्कर भी मिला है शायद, ऑस्कर तो नहीं कोई अवार्ड मिला था, ऑस्कर तो मुझे नहीं लगता, या ऑस्कर में गई थी शायद वो, ऐसा कुछ था। तो इसीलिए मैंने देखी थी यार है क्या इसमें, तो वो एक एक दिन तो उनको पहुंचने में लग जाता है, पैदल जाते ठीक, फिर भी पहुंच तो जाओगे यार, वहां पे तो पैदल ही चलना पड़ता है।
तो कहने का मतलब ये है कि जब इतने इंटीरियर एरिया है तो वहां पर सरकार कोई फैसिलिटी सेटअप नहीं कर सकती। तो गवर्नमेंट ने कोशिश करी है कि वो मेंबर्स अपना पैसा पूल करें और जिसको भी चाहिए उसको मिल जाए। और ये मैंने आपको बताया था, घर में कमेटी डिस्कस होती होगी कि पापा कमेटी डालते हैं, वो ही चीज है। कमेटी अनऑफिशियल है, ये ऑफिशियल। कमेटी के लिए सरकार थोड़ी कोई पैसा लेके भाग जाए। किसी बच्चे ने बोला भी था एक अंकल पैसा जमा करते हैं और फिर वो भाग जाते हैं, तो भी भाग जाते तो भाग जाए। सरकार ने थोड़ी बोला कि तुम कमेटी डालो। ओके, तो ये वो अनऑफिशियल होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था मेन सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट। इसमें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स पढ़ा था, ये थोड़ा सा आप डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही इसके 2 पॉइंट नहीं 3 पॉइंट कर लिए। एक तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में हमने पढ़ा था बच्चों मनी लेंडर्स, जमींदार, रिलेटिव्स, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट, यही पढ़ा था। और ये जो होते हैं ये क्या करते हैं करते क्या है, ये फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। कैसे करते हैं? 2 तरीकों से करते हैं। पहला तरीका हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा तरीका कई बार ये फ्रॉड भी करते हैं। और फ्रॉड कैसे होता है? मैं फार्मर हूं, मैं अनएजुकेटेड या इलिटरेट फार्मर, मैंने 10,000 रुपए उधार लिए, मुझे नहीं पता 10,000 में कितनी जीरो होती है, मेरे से तो अंगूठा लगवा लिया, 1 जीरो फालतू लगवा दी, यानी कि 1 लाख ले लिया और उसमें भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो डबल मार पड़ गई है। मैं पैसा उधार वापस करता रहूंगा, कभी पूरा ही नहीं होना। ज्यादा से ज्यादा क्या कहूंगा, मैं तो इतना पैसा दे चुका हूँ 10,000 की 50,000। वो कहेगा नहीं भाई तूने तो लाख रुपए लिए थे। अब मानेगा कौन? मैंने तो अंगूठा लाख रुपए पे लगाया हुआ है। तो ये फ्रॉड भी करते हैं। तो सरकार ने क्या किया, इंस्टीट्यूशनल सोर्स सेटअप करने शुरू किए। और इंस्टीट्यूशनल सोर्स पे एक तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। बच्चों ये जो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है, मैंने बताया था ये इसी का बड़ा वर्जन। ये छोटे छोटे क्रेडिट, ये थोड़ा सा बड़ा क्रेडिट, ये डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद कॉमर्शियल बैंक सेटअप करने शुरू किए। और इसमें मैंने आपको कहा था कि एसबीआई के बारे में लिखा है तो इसका ईयर याद कर लेना, और वो है 1955। कभी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है? इतना कर लिया था। हाँ, इसमें एक और पॉइंट बताया था कि पहले कॉमर्शियल बैंक प्राइवेट सेक्टर में होते थे 1969 से पहले। इंदिरा गांधी ने क्या किया, जो भी प्राइवेट बैंक थे ये गांव में ब्रांच नहीं खोलना चाहते थे, क्योंकि तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए सेटअप है ना बच्चों। तो गांव में तो इनको प्रॉफिट मिलना ही नहीं, इनका पैसा और डूब जाना। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन प्राइवेट बैंकों को टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर के लिए वर्ड यूज करते हैं नेशनलाइजेशन, यानी कि जो भी प्राइवेट बैंक हैं आप कहेंगे सरकारी हो गए। अब आप कहेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। बच्चों प्राइवेट बैंक पे चिल्ला रहे थे, उनका पैसा सरकार का हो गया। प्राइवेट बैंक तो बड़े रोए और चिल्लाए, जैसे कि वो जमींदारी सिस्टम में था ना कि भाई 18 एकड़ ज्यादा तो सरकार ले लेगी, छीन लेगी, पैसा भी नहीं देने वाली, और पुअर फार्मर्स में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी। तो ऐसे ही प्राइवेट बैंक भी बहुत चिल्लाए होंगे उस टाइम पर। लेकिन सरकार ने जो करना था किया। हालांकि 91 के बाद दोबारा आए प्राइवेट बैंक, अब भी तो प्राइवेट बैंक की है, वो तो एलपीजी में याद करो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। बट हम फिलहाल 1969 से पहले की बात कर रहे हैं। तो ये सब हमने किया, इतना किया था बच्चों, ये मैंने रिकैप करा दिया। ओके, बाकी कुछ बोर हुए होंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ टॉपिक ही ऐसे। उसके बाद आ जाओ रीजनल रूरल बैंक, यहां से शुरू कर। सबका नाश्ता पानी हो गया तो देख लो भाई, सब नाश्ता पानी करते हैं और मुझे चिढ़ाते रहते हैं, कोई बात नहीं। अब सुनो बच्चों, ये रीजनल रूरल बैंक का आपने नाम भी नहीं सुना होगा। सुनोगे कैसे? ये तो गांव में खुलते, आप गांव में कभी रहे नहीं, आप तो शहर में रहते हो, शहर में कहां से इस बैंक का नाम सुनोगे। सरकार ने क्या किया कि ये बैंक, ऐसे बैंक खोले जो खुलेंगे ही केवल गांव में। इनका ऑब्जेक्टिव ये है गांव के लोगों की छोटी छोटी नीड्स को सेटिस्फाई करना, उनको बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक। अब पढ़ते इसमें क्या लिखा हुआ है, RRBs are opened up in those area where there are no banking facilities, यानी कि जहां पे कोई भी बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है, सरकार कोशिश करेगी कि वहां पर RRB खोले जाए। आगे क्या लिखा हुआ है, their main objective is to provide credit and other facilities, obvious है।
और किसको, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को। इसको अंडरलाइन कर लो बच्चों, ये बड़े फार्मर्स को लोन नहीं देते, बड़े फार्मर्स को तो पैसे की जरूरत होती ही नहीं है, और होगी भी तो उन्हें देंगे भी। ये किसको देंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे। और किसको देंगे, एग्रीकल्चर लेबर को और आर्टिजन को। आर्टिजन का मतलब जैसे कि गांव में कुछ लोग एग्रीकल्चर नहीं करते बच्चे, टोकरियां बनाना, चटाइयां बनाना, इस टाइप के काम करते हैं। तो इसका मतलब आरआरबी का ऑब्जेक्टिव केवल और केवल एग्रीकल्चर नहीं है, अदर भी है। तो क्या पता एमसीक्यूज में आ जाए ये छोटी छोटी चीजें। एमसीक्यूज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे हिसाब से, डिटेल नॉलेज होनी चाहिए। आप मान लिया आरआरबी के बारे में ही आ जाए कि आरआरबी गिव्स लोन ओनली टू एग्रीकल्चर पर्पस, सोचिए ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गई, क्योंकि यहाँ पे आर्टिजन वर्ड यूज कर लिया। देखिए गाँव के जो आर्टिस्टिक काम करते हैं उनको भी तो ये लोन प्रोवाइड करता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। एमसीक्यूज वैसे देखने में तो बड़े आसान से लगते हैं कि यार इधर से पूछ लेंगे उधर से पूछ लेंगे, लेकिन अगर आपको खुद करना है तो एक एक लाइन ढंग से पढ़नी पड़ेगी। आगे चलते हैं, लैंड डेवलपमेंट बैंक, ये भी नाम नहीं सुने होंगे, ये भी बच्चों गांव में ही खुलते। अब ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है ये थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लोन के लिए देते हैं, जैसे कि ये छोटा अमाउंट लोन के लिए देते हैं, ये बड़ा अमाउंट लोन के लिए देते हैं। और ये मोर्टगेज करते हैं किसको, लैंड को। या लैंड मान लिया किसी का बैरन लैंड है, अब बैरन लैंड को थोड़ा फर्टाइल लैंड बनाना है, हो सकता है बनता हो, मुझे नहीं पता कैसे बनता है, उसके लिए कुछ मोर्टगेज का मतलब। बच्चों एक बच्चे ने मोर्टगेज का मतलब पूछा है, आने वर्ष ने बताएगी। आने वर्ष ने मोर्टगेज का मतलब क्या होता है, तो बेचना। बेचना। ओके देखिए तो सही, ईशान खेवानी, मोर्टगेज का मतलब गिरवी रखना। गिरवी रखना। ओके अंश त्रिवेदी, मोर्टगेज का मतलब सर गिरवी रखना ही होता है। ओके दो बच्चों ने बोला है गिरवी रखना, एक बच्चे ने बोला है बेचना, तो आंसर है गिरवी रखना। गिरवी रखने का मतलब जानते हो कि मैंने कुछ लोन लिया और अपने लैंड के पेपर दे दिए, अगर मैं लोन वापस नहीं करूंगा तो वो लैंड उसका हो गया, ठीक है। ये गिरवी रखने का मीनिंग भी तो कुछ बच्चों को नहीं पता होगा ना, तो भाई बता दिया मैंने, ठीक है। हिंदी मूवी में देखा होगा आप लोगों ने, पता नहीं देखते भी हो नहीं देखते हो, मैंने तो बता दिया। देखिए कभी तुम लोग तो वो देखते होगे हॉलीवुड मूवीज और हॉलीवुड सीरीज, ऐसी देखते हो ना, उसमें कहाँ इंडिया के बारे में होगा। सर आप म्यूट हो चुके हो। हाँ जी चेतन, कौन सी वेब सीरीज देखते हो? सर मैं तो नहीं देखती कोई। अच्छा सच्ची? सर मतलब जो मैंने पुरानी देखी हुई है वही है बस, अब 12th में कोई नई तो नहीं देखी। अच्छा चलो 12th में नहीं देखना भी मत, बेकार में 2-4 दिन वैसे ही खराब हो जाएंगे। सिर्फ और मीमांसा कह रही है हाँ इतना झूठ बोल रही है ना? नहीं सर, सर मैं मानसा और मैंने सेम ही देखी है। अच्छा ओके गुड, चलो छोड़ो ज्यादा बात नहीं करेंगे। बच्चों ये लैंड डेवलपमेंट बैंक एक बार पढ़ लेते क्या लिखा हुआ है। दे प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर्स अगेंस्ट द मॉर्गेज ऑफ देयर लैंड। तो मॉर्गेज का मतलब समझ आ गया, क्रेडिट इज प्रोवाइडेड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। मैं ये इम्प्रूवमेंट बोल रहा था, अचानक किसी बच्चे ने मॉर्गेज का मीनिंग पूछ लिया। इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड का मतलब क्या है बच्चों, किसी का बैरन लैंड है, बैरन लैंड का मतलब बंजर जमीन, ये जानते हो बंजर जमीन जिसमें खेती वेती होना मुश्किल है या बहुत कम होती है, तो उसको कुछ डेवलप करते होंगे, जो भी तरीका होगा वो तो मुझे पता नहीं। तो उसके लिए कुछ खर्चा आता होगा, उसके लिए लोन पे करते हैं, प्लस रिपेइंग ओल्ड डेट्स, आपके पुराने कुछ लोन है उसको चुकाने के लिए देता है पैसा, और परचेजिंग एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, इसके साथ ब्रैकेट में ट्रैक्टर्स लग लिख लो, ट्रैक्टर्स मशीनरीज। तो इसका मतलब ये हो गया ये बड़े अमाउंट के लिए देता है। आरआरबी और लैंड डेवलपमेंट बैंक में फर्क भी हो गया, आरआरबी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देता है, लेकिन ये जो लैंड डेवलपमेंट बैंक है यहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, और स्पेशली लिखा हुआ है कि परचेजिंग और मशीनरीज वगैरह, इसका मतलब यहाँ पे बिग फार्मर भी आते हैं। ये समझ आ गया, ये स्मॉल एंड बिग दोनों को देता होगा जिस हिसाब से इसका ऑब्जेक्टिव है। चले बच्चों आगे। आरआरबी कोई सिक्योरिटी नहीं डिमांड करता है। देखो अगर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, शुरू
बैंक विदाउट सिक्योरिटी तो लोन देना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर सिक्योरिटी इन्होंने नहीं रखी तो पैसा इनका वापस आना नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास सिक्योरिटी हो सकता है कोई नहीं, तो कुछ को तो 90% को तो ये भगा ही देते हो। लेकिन अगर ऊपर गवर्नमेंट से आदेश आ जाता होगा कि भाई विदाउट सिक्योरिटी भी आपको लोन देना है, तो उस केस में ये देते हो। बट ये नहीं चाहते बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक ऑर्डर पास कर देती है, बट पैसा तो इनका डूबता है ना। जैसे आपकी मम्मी कहती है 20-20 घंटे पढ़ो, तो कैसे पढ़ो 20-20 घंटे, बोलने से थोड़ी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट इनको बोल देती है सारा लोन माफ कर दो, अब कैसे कर दो, ठीक है। बोलना और उसको इम्प्लीमेंट करना दो डिफरेंट चीजें। चलो आगे आ जाओ। अब इसकी भी फुल फॉर्म आपको याद करनी पड़ेगी। क्या है भाई? नाबार्ड। अब नाबार्ड के बारे में कहानी सुनो। इंडिया के सभी बैंकों का बैंक कौन है? सान्या मेहरा। सभी बैंकों का बैंक सर आरबीआई। आरबीआई। आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो आरबीआई की फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सभी बैंकों का बैंक तो यही है, बिल्कुल ठीक बताया। गांव के सभी बैंकों का पापा नाबार्ड होता है। ये गांव के बैंकों का पापा, क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? गांव के बैंकों का पापा, इंडिया के सभी बैंकों का पापा आरबीआई, बट गांव के बैंकों का पापा नाबार्ड। अब कहानी सुनो। कहानी ये है कि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन वाइज भी, एरिया वाइज, ठीक है, बहुत बड़ी कंट्री। ये तो मानोगे, ठीक है। रशिया पहले नंबर पे है एरिया वाइज, ब्राजील भी होगा, और भी बहुत सारी कंट्री है, कनाडा भी होगा एरिया वाइज, ऑस्ट्रेलिया भी इंडिया से बड़ा है, बट इंडिया भी बहुत बड़ा है, ठीक। और पॉपुलेशन वाइज तो आप जानते ही इंडिया वर्ल्ड फेमस होता जा रहा है, कोई भी क्यों, इतना बड़ा पॉपुलेशन एरिया। तो आरबीआई पूरी इंडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं। आरबीआई ने क्या किया, अपने गांव के सेक्शन को अलग कर दिया। जैसे एक क्लास में मान लिया 100 बच्चे, टीचर पढ़ा ही नहीं सकता, 100 बच्चों पढ़ाएगा तो ढंग से समझ नहीं आएगा। तो टीचर ने क्या किया कि जो 60 बच्चे आते हैं या 50 बच्चे, उनको अलग कर दिया कि भाई इनको अलग से कोई और पढ़ाए, मैं इन 50 बच्चों को पढ़ाऊंगा, तभी तो ढंग से पढ़ाई होगी बच्चों। तो आरबीआई ने क्या किया, उसे लगता था कि वो गांव के बैंकों की कंट्रोलिंग नहीं कर सकता, तो उसने एक बैंक सेटअप किया जिसको बोलते हैं नाबार्ड। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, क्या पता एमसीक्यूज में आ जाए। क्या लिखा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कुछ लोग बोलते हैं नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट। अब जो भी है तो मतलब आगे पीछे से ऐसे ही, ठीक है। तो ये है नाबार्ड। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1982 में, यानी कि आरबीआई को ये सोचते सोचते भी बड़ा टाइम लग गया। पता है क्यों? क्योंकि आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। आरबीआई को ये सोचते सोचते इतना टाइम लग गया, भाई नहीं कर सकता मैं इंडिया को कंट्रोल। देख लो, समझ आ गया ना? ये सोच में ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इतने सालों बाद उसे पता चला, अच्छा मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर सकता। तो उसने क्या किया, गांव की ब्रांचेस को अलग किया और उनके लिए एक अलग बैंक सेटअप किया जिसको बोलते हैं नाबार्ड। अब इसके बारे में सुनो। आरबीआई को ये नाबार्ड के अंडर में जो भी गांव के कमर्शियल बैंक हैं वो आते हैं, जो भी गांव के रीजनल रूरल बैंक हैं वो आते हैं, जो भी गांव के लैंड डेवलपमेंट बैंक हैं वो आते हैं, जो भी गांव के कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है वो भी आती है। नाबार्ड इनकी कंट्रोलिंग करता है और नाबार्ड कंट्रोलिंग करके रिपोर्ट किसको देगा? आरबीआई को रिपोर्ट देगा। यानी कि आरबीआई ने अलग सेक्शन बना दिया गांव के लिए, क्योंकि उसे पता है कि गांव का डेवलप होना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुनो बच्चों, आरबीआई ने शहरों के लिए कोई अलग सेक्शन नहीं बनाया। शहर का भी तो हो रहा है, बट शहर से ज्यादा बच्चों गांव जरूरी है, क्योंकि इंडिया की मोस्टली पॉपुलेशन गांव में रहती है, मोस्टली इलाके अभी भी गांव है। तो और गांव का ही डेवलप होना ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एग्रीकल्चर है वहां पर मेन ऑक्यूपेशन। तो नाबार्ड
करता क्या है वो भी तो सुनो। सबसे पहले तो इनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है। कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूँ। नाबार्ड क्या करता है, इनको फाइनेंस प्रोवाइड करता है, इनकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है। सुपरविजन का मतलब क्या है, किससे पूछूं? नंदनी पंसारी क्या मुझे सुन रही है? नंदनी पंसारी, तो मुझे बताओ सुपरविजन का क्या मतलब हुआ कि नाबार्ड इन बैंकों को सुपरविजन करता है। मींस सर मतलब इट कीप्स एन आई ऑन द एक्टिविटीज जो ये बैंक्स कर रहे हैं, और सुपरवाइज इज लाइक जैसे हम पेपर देते हैं तो वी हैव अ टीचर इन द क्लास, वो सुपरवाइज करता है। एग्जैक्टली वही चीज ये ओके, चलो नंदनी ने काफी हद तक बता दिया, लेकिन मैं थोड़ा सा और ऐड करना चाहूंगा कि नाबार्ड ये चेक करता रहता है कि जो काम इन बैंकों को दिया गया है वो काम ढंग से कर भी रहे हैं। जैसे इसको किया है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना है, पता चला जमींदारों को लोन दे रहे हैं, और भाई क्यों दे रहा है तुम? ठीक, इसको कहा है कि बड़े बड़े पर्पस के लिए लोन देना है, जैसे कि मशीनरीज वगैरह, ये मान लिया किसी और चीज में लोन दे रहा है, तो भाई इसको रोका जाएगा ना, जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो ही तो करना है। प्लस फंड्स प्रोवाइड करता है, वो तो बता ही दिया, यानी कि जो भी गाइडलाइंस इशू की गई है इन बैंकों के लिए टाइम टू टाइम वो चेक करता रहता है कि वो गाइडलाइंस फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। यानी कि गांव के बैंकों का सेंट्रल बैंक हो गया ना एक तरह से, जो भी सेंट्रल बैंक के फंक्शन थे। थोड़े से पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हो। सबसे पहले तो लिखा हुआ है नाबार्ड वाज सेट अप इन 1982। ईयर याद रखना क्योंकि एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन सकता है, इसकी फुल फॉर्म याद रखना। आगे क्या है, एंड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। याद करो जब मनी एंड बैंक वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पे भी सेंट्रल बैंक में वर्ड एपेक्स इंस्टीट्यूशन लिखा था, और एपेक्स का मतलब टॉप मोस्ट होता है, तो ये भी टॉप मोस्ट तो हुआ बट केवल गांव के बैंक को। ठीक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशंस हैंडलिंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट को डबल अंडरलाइन कर दो, यानी कि डील करेगा तो केवल ये रूरल क्रेडिट से करेगा, उसकी उसी पर्पस के लिए करेगा, चाहे वो प्लानिंग करे, पॉलिसी बनाए, ऑपरेशन करे, कुछ भी। एंड रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि गांव के इलाके में जो भी रिलेटेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। मेन फंक्शन क्या लिखे हुए हैं देखो, टू सर्व एज एन ओपन फंडिंग एजेंसी। ओपन फंडिंग एजेंसी का मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करना, मैंने शॉर्ट में लिख दी। ठीक है, मैंने तो शॉर्ट में लिखा हुआ। सेकंड लिखा हुआ है टू कोऑर्डिनेट द रूरल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। अब इनकी एक्टिविटीज भी कोऑर्डिनेट होना जरूरी, क्योंकि कई बार कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती है। उसका एक एग्जांपल सुनो, एक ही गांव में रीजनल रूरल बैंक भी बना दिया, लैंड डेवलपमेंट भी बना दिया, बाकी के 4 गांव छोड़ दिए, वो भी तो गलत है। ऐसा करो ना, 2 गांव के लिए आरआरबी बना दो, 2 गांव के लिए लैंड डेवलपमेंट बना दो, एक गांव में कमर्शियल बैंक खोल दो, ऐसा तो कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि मान लिया उस इलाके का एमपी बना हुआ है या उस इलाके का कुछ ऐसा कोई वीआईपी, और उसी के गाँव में आपने कमर्शियल बैंक भी खोल दिए, आपने रीजनल रूरल बैंक भी खोल दिए, आपने लैंड डेवलपमेंट बैंक भी खोल दिए, तो वो भी चीज तो गलत होगी ना। तो नाबार्ड ये भी चेक करता रहता है कि इनकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू इंप्रूव क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। अभी क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम में मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, टाइमिंग बहुत जरूरी होती है गांव में लोन प्रोवाइड करने के लिए। जैसे इस समय सीजन, मान लिया सीड्स डालने का है, किसान को पैसा चाहिए, उसको सीड्स खरीदने हैं, उसको फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, उसने अप्लाई किया हुआ और 1 महीने बाद उसका लोन सैंक्शन हुआ। बच्चों 1 महीने बाद उसको पैसा मिलेगा तो क्या फायदा? सीड्स खरीद के भी कुछ फायदा नहीं होगा, फर्टिलाइजर्स खरीद के भी कुछ फायदा नहीं होगा। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी चेक करता रहता है कि जब अप्लाई किया गया तो ये कितने टाइम के बाद लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि इनके बारे में पूरी कंट्रोलिंग होती है, पूरा सुपरविजन होता है। वैसे पेपर पे ही है, कहाँ होता होगा इंडिया में, पता है ना। वैसे पेपर पे तो ऐसे ही करना है, जैसे मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन पूछते तो क्या करते हैं, मैं गरीब बच्चों की देखभाल करूंगी, फलाना करूंगी, ये करूंगी, ऐसे ही होता है ना मिस इंडिया मिस यूनिवर्स में। करता कोई नहीं है, मॉडलिंग करते हैं साहब। ऐसे इसमें भी ऑन पेपर ही हो। टू अंडरटेक मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस बाय, क्या मतलब,
इन बैंकों ने किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाया गांव की डेवलपमेंट के लिए। मान लिया गांव का कोई रिवर प्रोजेक्ट है, मान लिया गांव का कोई फ्लाईओवर प्रोजेक्ट है, गांव में कोई रोड बनती है, तो ये चेक, और इन्होंने पैसा लगाया हुआ है, तो ये चेक करता रहता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में इतने ही पैसे की जरूरत थी, कहीं ज्यादा लगा दिया हो। कई बार फ्रॉड भी तो हो जाता है, 1 करोड़ मान लिया बनती है 1 करोड़ में, और उसमें लगा दिए 10 करोड़, बाकी पैसा खा गए। तो ये भी चेक करता रहता है। ठीक है, किसी को नाबार्ड के बारे में कुछ पूछना है? सर लिएजन का क्या मीनिंग होता है? इसका लिएजन लेजर का मतलब मीडिएटर का काम करता है। मीडिएटर का काम करने का मतलब कि रिजर्व बैंक और इन बैंकों के बीच में ये मीडिएटर बन गया ना, सारी ये उनकी रिपोर्ट रिजर्व बैंक को देता रहता है, वो मीडिएटर हो गया। और कोई बच्चों? हाँ जी, बैठा रहना, कुछ नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। पहले एक बच्चा नहीं है, वैसे तब थर्सडे होगी मेरी क्लास, बच्चे से बात कर लो क्लास के बाद, ठीक है? कंडीशन क्या थी वो भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्रिटिकली इवेल्युएट द रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम। अब रोल ऑफ रूरल बैंकिंग सिस्टम का मतलब क्या है, और वो भी क्रिटिकली। बच्चों एक तो इसको क्रिटिकली को अंडरलाइन करो, क्योंकि मैंने पहले भी पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी एक बार क्रिटिकली का मीनिंग पूछा था, अब मैं दोबारा पूछ रहा हूँ हार्दिक सिंगल से। हार्दिक सिंगल, या क्रिटिकली का मतलब क्या होगा आपके साथ? विस्तार से। विस्तार से, वो तो यार डिटेल होना चाहिए ना। सर मतलब मोटा मोटा बता दो कि क्या जरूरी बातें हैं। अच्छा, जरूरी बात है ना भैया, तो गलत हो गया, किसी और बच्चे से पूछिए। तमन्ना गोयल बताएगी क्रिटिकली का मतलब। सर क्रिटिकली मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों बताने पर नेगेटिव ज्यादा बताने हैं। वेरी गुड बच्चों, क्रिटिकली का मतलब ये ही होता है जो तमन्ना ने बताया। पॉजिटिव पॉइंट भी बताने, नेगेटिव पॉइंट भी बताने, बट नेगेटिव पॉइंट ज्यादा बताने। कुछ बच्चे केवल सोचते क्रिटिकली का मतलब नेगेटिव ही बताने, नहीं। पॉवर्टी में भी ऐसे ही क्वेश्चन था, हाँ पॉजिटिव आप 10% बता दो, बट नेगेटिव ही बताते हैं भी। तो अब इसमें पॉजिटिव पॉइंट कैसे बताएंगे? क्वेश्चन है रूरल बैंकिंग सिस्टम, सरकार ने जो इंडिया में गांव में ये बैंक खोले हैं, इनके बारे में फायदे बताने हैं। फायदे ये है कि इंडिपेंडेंस के टाइम मान लिया इतने बैंक थे, अब इतने सारे बैंक है। पहले कुछ ही लोगों को लोन मिलता था, बहुत सारे लोगों को लोन मिलता है, तो ये तो फायदे हो गए, इतने ही तो है फायदे। लेकिन सारे नुकसान ये अभी डिस्कस करते हैं, लिखा क्या हुआ। सबसे पहले तो फायदे कुछ बात की हुई है, थोड़ा सा 1-2 लाइन। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ द बैंकिंग सिस्टम हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द रूरल फार्म एंड नॉन फार्म आउटपुट। रूरल फार्म का मतलब एग्रीकल्चर, नॉन फार्म का मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी जो एनिमल हस्बेंड्री में आती थी, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग वगैरह। Income and employment. After the Green Revolution, credit facilities helped farmers to avail variety of loans. यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन बच्चे हुआ था 1966 से 69, इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन किया 1969। देखो कुछ सालों में कितनी ज्यादा चीजें हुई होंगी वहां पर उन ईयर्स में, ठीक है? तो वैरायटी ऑफ लोन्स टू अवेल, वैरायटी ऑफ लोन्स फॉर मीटिंग देयर प्रोडक्शन नीड्स, यानी कि फार्मर्स को बहुत आसानी से और जल्दी से लोन मिलना शुरू हो गया, जो तब की सरकार ने किया था, तो फायदा ही हुआ। विद बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन्स, बफर स्टॉक सुहानी कोचर बताएगी। सुहानी कोचर, बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? बच्चे छोटी छोटी चीजें इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या बताएं एमसीक्यूज में यार, क्या पूछ रहे? सुहानी प्लीज, बफर स्टॉक। सर जो स्टॉक गवर्नमेंट पास होता है शायद ऐसा कुछ। स्टॉक गवर्नमेंट के पास, आगे? सर जो गवर्नमेंट रखती है अपने ज्यादा स्टॉक, क्यों रखती है, क्यों रखती है? फिर आगे जाके कुछ शॉर्टेज हो तो फिर वो काम। ओके, तुम्हारे घर में ये ठक ठक की क्या आवाजें हो रही है? सर वो ना ऊपर काम से।
ऊपर काम चल रहा है, इतनी नीचे आवाज आ जाती है, उसकी कैसे पढ़ते होंगे? चलो कोई बात नहीं, पढ़ना तो है। बच्चों सुहानी ने वैसे ठीक बताया, लेकिन इसने एक वर्ड यूज नहीं किया, इमरजेंसी पर्पस। वैसे शॉर्टेज इसने वर्ड यूज कर दिया। इमरजेंसी पर्पस के लिए जो स्टॉक क्रिएट करके रखा जाता है उसको बफर स्टॉक बोलते हैं। इंडिया में वॉर टाइप सिचुएशन हो जाए, इंडिया में कोरोना आ गया था तो भी बफर स्टॉक यूज किया गया था बच्चों को। ये जो गरीबों को पैसा कह रहा हूँ, वो फूड वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा था, वो सब फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI एक नाम है, तो यहाँ के गोदामों से लाया जा रहा था और गरीब लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा था, तो वो बफर स्टॉक होता है। या ड्रॉट की कंडीशन हो जाए, एक साल बारिश ही ना आए, जैसे इस साल पता है ना, बारिश बार बार हो जाती है, नहीं होती, कब होती है कब नहीं होती कुछ नहीं पता, तो ऐसे ही ये है। तो ये तो हो गया बस पॉजिटिव। पॉजिटिव तो कुछ खास लिखे ही नहीं, सारा फोकस तो नेगेटिव पे ही चल रहा है, क्योंकि क्रिटिकली का मतलब ही यही है। सबसे पहला पॉइंट है इनसफिशिएंसी। इनसफिशिएंसी का मतलब द वॉल्यूम, और लिखा हुआ है इसको ऑफ कर लेना बच्चे। द वॉल्यूम ऑफ रूरल क्रेडिट इन द कंट्री इज स्टिल इनसफिशिएंट, मतलब जितना जरूरत है उससे कम है इन कंपैरिजन टू इट्स डिमांड। मतलब इंडिया में रूरल एरिया में रिक्वायरमेंट फाइनेंस की ज्यादा है और मिल रहा है कम। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। मान लिया मुझे चाहिए 2 लाख रुपए, मुझे 20,000 रुपए दे दिए जाए, भाई मुझे क्या करूंगा 20,000। मान लिया मुझे कोई ट्रैक्टर खरीदना है, मुझे 5 लाख की जरूरत है, मुझे 50,000 या लाख रुपए दे दिए जाते, भाई उसमें तो कुछ आएगा। तो एक तो ये पॉइंट। सेकेंड है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्स। इनएडुकेट कवरेज का मतलब पूरी इंडिया में इंस्टीट्यूशनल सोर्स नहीं है। मैंने बताया था ना, कुछ तो इंडिया के ऐसे गांव हैं जहां आने जाने के लिए सड़क ही नहीं है, तो भाई कौन कमर्शियल बैंक वहां अपनी ब्रांच खोलेगा? नहीं खोल पाएगा। तो गांव के लोगों को लोन चाहिए तो फिर किस पे डिपेंड रहेंगे? मनी लेंडर्स पे डिपेंड रहेंगे, वहां के जमींदार पे डिपेंड रहेंगे, ट्रेडर कमीशन एजेंट पे डिपेंड रहेंगे, तो भाई वो तो फिर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे ना। तो सेकंड पॉइंट ये ही है, इन एडुकेट कवरेज, यानी कि पूरी इंडिया में कवर अप नहीं हो पा रहा है इंस्टीट्यूशनल सोर्स के कारण। थर्ड है लेस अटेंशन टू द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। लोन किसको मिलना चाहिए? सबसे ज्यादा जरूरत किसको होती है? गरीब लोगों को, और गरीब लोगों को लेस अटेंशन मिलती है। सान्या मेहरा बताएगी कैसे लेस अटेंशन मिलती है गरीब लोगों को। सान्या मेहरा जरा बताएं प्लीज। सर जो रिच फार्मर्स होते हैं उनको ज्यादा अटेंशन मिलती है, मतलब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? प्रायोरिटी में रखते हैं उनको। क्यों ऐसा क्यों, जबकि मिलना तो गरीब लोगों को चाहिए? सर मे भी उनको लगता होगा कि वो वापस नहीं कर पाएंगे। यस, वेरी गुड पॉइंट। बच्चों ये जो फार्मर्स होते हैं, सॉरी कमर्शियल बैंक है ना, याद करो मनी एंड बैंकिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था, इनका ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट होती है प्रॉफिट, वेलफेयर नहीं होता इनका ऑब्जेक्टिव। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के लिए इनकी इनकम ज्यादा होनी चाहिए, और इनकी इनकम क्या होती है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किससे मिलेगा? गरीब फार्मर से मिलेगा। गरीब फार्मर दे ही नहीं पाएगा, पता है क्यों? क्योंकि वो इतना गरीब होता है, उसके पास अपने घर के खर्चे के पैसे नहीं होते, उसने एग्रीकल्चर में लगा दिया पैसा। अब मान लिया इस बार ज्यादा बारिश हो रही, उसकी क्रॉप हो सकता है ज्यादा पानी के कारण खराब हो गई हो, गल गई हो, इट मे बी पॉसिबल। कभी बारिश बहुत ही कम हो गई तो भी उसकी क्रॉप सूख गई हो, इट मे बी पॉसिबल। यही होगा ना बच्चों। तो वो पैसा उधार देगा कहां से? वो तो ओरिजिनल भी नहीं दे पाएगा और इंटरेस्ट अमाउंट भी नहीं दे पाएगा। इसलिए कमर्शियल बैंक ऐसे फार्मर को अटेंड करते ही नहीं। इन फार्मर्स को अपने राइट भी नहीं पता, क्योंकि ये तो इलिटरेट होते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि सरकार इनके लिए भी स्कीम चलाती है। तो कमर्शियल बैंक में किसको टेंशन दे रहे होंगे? बिग फार्मर्स को, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम तो उन्हीं से मिल रही है। प्लस कमर्शियल बैंक को इसलिए भी अटेंशन नहीं देते, इनके पास मॉर्गेज करने के लिए प्रॉपर्टी भी नहीं होती।
अब याद करो, इंडिया की पॉवर्टी वाला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, करीब 25 से 30 करोड़ लोग क्या हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब गांव में रहते हैं तो 816 रुपए पर मंथ से कम इनकम है। भाई 816 रुपए में कौन सी प्रॉपर्टी होगी इसके पास, कौन सी चीज मॉर्गेज करेगा, ये खुद ही सोच लो आप। खर्चा तो चलेगा नहीं, फूड क्लॉथ और शेल्टर के तो पैसे नहीं है इसके पास, प्रॉपर्टी कहाँ से आ गई। तो 25-30 करोड़ लोग तो मैं बहुत ही पुअर लोग बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इनको अटेंशन नहीं मिलती, लेस अटेंशन टू द पुअर एंड मार्जिनल फार्मर, जबकि जरूरत इन्हीं को ज्यादा है। फोर्थ है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, वो भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जितनी जरूरत है उससे कम मिलता है। फिफ्थ पॉइंट सुनो, ग्रोइंग ओवर ड्यूज। अब ये अंश त्रिवेदी बताएगा ये ग्रोइंग ओवर ड्यूज का मतलब क्या होता है। और मतलब पढ़ के बता रहा है, नहीं नहीं सर, चुप क्यों हो गया। वो क्या कहते हैं, पहले के पैसे दिए नहीं और उन्हें और लोन दे दिया तो ओवर ड्यू हो जाएंगे ना। तूने लैंग्वेज बड़ी अच्छी यूज की, पहले के पैसे दिए नहीं फिर किस लिए आया, ऐसे तो बोलते होंगे। यार मुझे तुम्हारी लैंग्वेज चाहिए, यस, लेकिन एग्जाम में ये काम नहीं करेगी। लेकिन हाँ, इससे माइंड में चीजें छपेगी। ग्रोइंग ओवर ड्यूज का मतलब जो त्रिवेदी बता रहा है, अबे पहले का हिसाब तो क्लियर कर दे। मान लिया कोई बच्चा किसी पान वाले की दुकान पे जाता है, पान वाले की दुकान पे पान तो खाता नहीं होगा बच्चा, क्या खाता हो पीता होगा, मनन क्या खाता पीता टॉफी। होगा, मनन बताएगा। टॉफी खाने पान की दुकान पे जाता है, कहीं भी मिल जाती है टॉफी तो। हाँ, बाद में टॉफी जरूर खाता होगा, सेकंड तू ही बता दे वो बाद में टॉफी क्यों खाता है, सर सबका अपना अपना है। फिर भी बता दे। चलो छोड़ो, मोमोज का एग्जांपल ले लेता हूँ, बहुत दिनों से मोमोज का नहीं। मान लिया मनन एक जगह पर मोमोज खाता है, इसने अपना वो कर रखा है, अकाउंट खुलवा रखा है। भाई बिल हो गया इसका 1000 रुपये, 2 महीने से पैसा ही नहीं दिया। अब ये गया मोमोज वाले का, भैया एक प्लेट लगा, अपने दोस्त को भी ले गया। अब मोमोज वाले भैया ने कहा भाई पुराना तो क्लियर कर दे तभी तो आगे दूंगा, तेरा ओवर ड्यू बहुत चल रहा है, यही तो होगा। तो बैंकों में भी ऐसा ही होता है। एक तो ना ये वाला एग्जाम्पल था, ये तो खैर घटिया सा एग्जाम्पल था, बेकार सा था, सुनो जरा ध्यान से। इंडिया में सारा खेल वोट के लिए होता है, सारी पॉलिटिक्स वोट के लिए होती है। और जैसे ही इलेक्शन सर पे आते हैं ना बच्चों, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये क्या करती है, ये प्रॉमिस करना शुरू कर देती है कि हमने आपको जो लोन दिया हुआ है ना उसको माफ करा देंगे, आपका लोन 0 हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो और ये कर भी देती है, ऐसी बात नहीं है कि ये नहीं करती, कर भी देती होंगी। तो कॉमर्शियल बैंक का तो पैसा डूब गया। क्यों डूब गया? सरकार ने तो बस एक साइन मार दी चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने कि चलो इनका पैसा माफ करो। कॉमर्शियल बैंक का तो पैसा डूब गया, वो अगली बार ऐसे लोगों को उधार ही नहीं देना चाहता जिसने उसका पहले पैसा ही मार रखा है। पहली चीज, कुछ लोग जो पैसा दे भी सकते हैं वो भी वापस नहीं करते हैं। क्यों वापस नहीं करते हैं? उन्हें पता है यार इलेक्शन आने वाले, माफ हो जाएगा पैसा। तो कॉमर्शियल बैंकों को तो डबल मार पड़ गई। वो डबल मार क्यों पड़ी? एक तो उन लोगों से पैसा ही नहीं मिला, दूसरा ऐसे लोग जो दे सकते थे वो भी नहीं दे रहे। हाँ जी बोल। सिविल तो यहाँ खराब होती है सिटी में, गांव में क्या सिविल है? तो फिर अच्छा, फिर उसको लोन नहीं मिलेगा। देखो एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर कोई लोन वापस नहीं करता है तो कमर्शियल बैंक उसका सिबिल खराब कर देते हैं। अब मैंने कहा गांव में क्या सिबिल होता होगा? चल वो कह रहा नहीं सर गांव में भी होता है, मैंने कहा मान लिया। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टी ने ही अगर उसका पैसा माफ करवा दिया तो सिबिल खराब नहीं होगा सर। सर जहां तक मेरी नॉलेज है सिबिल खराब करने से, मान लिया लेट अस अज्यूम मैंने किसी से पैसा उधार लिया, सोचो, और सरकार ने कहा कि भाई इतनी इनकम तक के जो लोन है वो माफ हो जाए, मेरा लोन माफ हो। सिबिल खराब होगा ना, मैं कोर्ट चला जाऊंगा।
क्यों कोर्ट जाऊंगा कि जब सरकार ने मेरा लोन माफ कर दिया तो तू कौन? सर कोर्ट है, कोर्ट बाद में बात करेंगे तेरे से 6 बजे, अभी मेरे बच्चे वेट कर रहे हैं। ओके, चिंता मत कर, ऐसे डाउट ऑनलाइन में पूछा कर, इनको आवाज नहीं आती ना फिर। चलो बच्चों, तो ग्रोइंग ओवरड्यूज वाला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कमर्शियल बैंक के ऊपर। और एक मैंने वर्ड भी यूज किया था आपके लिए, एनपीए, याद आ रहा है बच्चों? इसके बाद इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये कौन बताएगा? हार्दिक गुप्ता बताएगा। हार्दिक गुप्ता, एनपीए क्या होता है? कुछ नहीं लिखा इसके अंदर, कहीं बुक पढ़ने बैठ जाओ, सामने देखो बस, सारे बच्चे नहीं सोच रहे हो इसमें लिखा होगा। बोल भाई गुप्ता जी। नहीं पता यार, कॉमर्स के बच्चे को पता होना चाहिए। ईशान तू बताइए। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। देखो ईशान ने बताया है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो ध्यान से सुनो, ये वो एसेट होती है जो बैंक ने मॉर्टगेज करी थी लोन के लिए, और आज की डेट में उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है। माने इस पे 10 करोड़ का लोन दिया हुआ तो इसकी वैल्यू 1 करोड़ है। क्या करेगा कमर्शियल बैंक? उसको बेच के भी मिल रही 1 करोड़ है। इसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कमर्शियल बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है। जैसे विजय माल्या, विजय माल ले गया, इसीलिए उसका नाम विजय माल्या। ओके, तो वो बहुत 5-5 हजार करोड़ पता नहीं कितने उधार ले लेके भाग गया इंडिया से। अब आता ही नहीं, वो कोर्ट बुलाती है, वो कह रहा मैं तो नहीं आता, मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लो। जब्त तो कर ली बैंक ने, बट वो है एनपीए। वैल्यू उनकी 100-200 करोड़ है और उसके ऊपर 5-5 हजार का करोड़ 5 हजार करोड़ का लोन लेके भाग गया। तो बैंक इससे भी परेशान रहते हैं। ठीक है, तो ये एनपीए भी पता होना चाहिए। कभी न्यूज़पेपर में पढ़ो कि बैंकों का एनपीए बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब जो अभी कहानी सुनाई है। उसके बाद आगे आओ, बैंकिंग क्रेडिट इनवेरिएबली been tied to collateral, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, because of which a large section of small and marginal holders are often left out। ज्यादातर जो कमर्शियल बैंक हैं वो लोन तब देते हैं जब कोई चीज मॉर्टगेज करो, और स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के पास तो मॉर्टगेज करने के लिए प्रॉपर्टी होती ही नहीं, तो मिलेगा कैसे उन्हें? अगला लिखा हुआ है, इम्पैक्ट ऑफ डेब्ट ऑन फार्मर इज जनरली बिकमिंग सो ह्यूज दैट सुसाइडल डेथ्स, ये तो पता ही है, क्या पढ़े इसको, कई लोग तो अपनी सुसाइड भी कर लेते हैं। ठीक, तो ये था हमारा। अब कुछ देखते हैं, अब कुछ सजेशंस भी दिए हुए। टू इम्प्रूव द सिचुएशन, बैंक नीड्स टू चेंज देयर अप्रोच फ्रॉम जस्ट बीइंग लेंडर टू बिल्ड अप रिलेशनशिप। क्या मतलब? सबसे पहला तो बैंकों के लिए एक सलाह है कि बैंकों को रिलेशनशिप बिल्ड करनी चाहिए। हालांकि ऑन पेपर ही है, ये कौन रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है? आपको बैंक जा रहे हो, चाय वाय पिला रहा है, बैंक में खड़े रहते हो, ठीक है, 2 घंटे बाद नंबर आता है, कभी गए हो बैंक? नहीं गए, तो यहाँ पे इसमें सजेशन दिया हुआ है रिलेशनशिप बिल्ड कर। और फार्मर्स के लिए भी सजेशन, क्या सजेशन है कि फार्मर्स को बैंक पे डिपेंड ना रह के अपनी सेविंग्स ज्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मतलब खर्चे कम करने चाहिए, अनप्रोडक्टिव चीजों में खर्चे कम से कम होने चाहिए। जैसे इंडिया में फेस्टिवल्स में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, मैरिज में बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिए जाते हैं, फिर लोन लेने के लिए भागते रहते हैं। तो बेटर है कि लोन की जरूरत ही ना पड़े, इसलिए खर्चे कम किए जाए। तो एक सजेशन बैंकों के लिए, एक सजेशन फार्मर के लिए। वैसे कोई जरूरी नहीं था, फिर भी लिख दिया तो लिख दिया। किसी को क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ पूछना है? नहीं पूछना? कोई डाउट था? हाँ जी बोलो। जो ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है नोट्स में, उसमें ग्रीन रीवैल्यूएशन लिखा है, वो डेरिवेशन से गलत होगा ना? कहाँ पे लिखा हुआ है? सर सेकंड लाइन आफ्टर द ग्रीन। अच्छा, हाँ, स्पेलिंग गलत होगी क्या? ठीक है, ये तो छोटी मोटी चीजें अपने आप दूर करो। मैं कंफर्म कर रही थी। हाँ, ये छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन ही है। ओके, और कोई बच्चा क्वेश्चन 6 में पूछते हैं कुछ? नहीं, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 और फिर क्लास ओवर। अब आ जाओ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब होता क्या है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्रॉप कट करने से लेकर क्रॉप सेल तक जो भी प्रोसेस होते हैं वो सारे आते हैं। अब क्रॉप कट करने से लेके क्रॉप सेल तक के जो प्रोसेस है वो सुन लो।
पॉइंट वाइज सुनते हैं, फिर इसका मीनिंग पढ़ेंगे बच्चों। पहले एग्रीकल्चर मार्केटिंग में क्या क्या इंफॉर्मेटिव स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले होता है कलेक्शन ऑफ फार्म प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब जानते हो ना बच्चों, क्रॉप को कट करना, उसको कलेक्ट करना। प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस। अब ये प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस का मतलब क्या है? ब्रैकेट में लिखे सेपरेटिंग स्ट्रॉ फ्रॉम ग्रेन्स। चेतन ने बताया कि सेपरेटिंग स्ट्रॉ फ्रॉम ग्रेन्स क्या होता है। सर जैसे अलग करना, जो ग्रेन होता है आपका उसको। मेरा ग्रेन थोड़ी होगा, सर मतलब फार्मर का। फार्मर का होगा। ओके, मतलब अभी तक ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। कल वाले बच्चे ने बहुत आसानी से मुझे बता दिया। चलो नंदनी करे बताए। हाँ देखा आपने भी, राइस भी देखा है कैसे होता है। ओके तो सुनो बच्चों, कल एक बच्चे ने बहुत अच्छा एग्जांपल यूज किया और मुझे तुरंत समझ आ गया, क्योंकि बुद्धि मेरी मोटी होती है, आसानी से समझ गया। बच्चों ये उसने छिलका वर्ड यूज किया कि गेहूं के ऊपर ना एक छिलका लगा होता है। अब पता नहीं तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। तो एक मशीन होती है जो कि उस छिलके को अलग कर देती है, गेहूं का दाना अलग, वो छिलका अलग। ठीक है, इसको प्रोसेसिंग बोलते हैं। ऐसे ही राइस की बच्चों जमीन पे ऐसे थोड़ी राइस होके आ जाएंगे दाने, वो क्रॉप में होते हैं, वो छिलके में होते हैं, उनको मतलब प्रोटेक्शन मिला होता है। ये आप समझ लो, कुछ भी कभी देख लेना, गूगल पे फोटो देख लेना, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। ठीक है, तो उस मशीन की आती है ऐसी, उसको थ्रेशर बोलते हैं। वो थ्रेशर उसको व्हीट को उस छिलके से अलग करता है, राइस को उस छिलके से अलग करता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। थर्ड है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब अच्छा राइस अलग कर दिया, खराब राइस अलग कर दिया, अच्छा वीट अलग कर दिया, खराब वीट अलग कर दिया। ऐसा भी तो होगा ना बच्चों, जैसे आप मम्मी के साथ कई बार वेजिटेबल लेने जाते होंगे, तो वेजिटेबल में टमाटर आलू सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है ना, 10 रुपए किलो या 15 रुपए किलो, क्वालिटी का अंतर होता है, तो ग्रेडिंग तो करनी पड़ेगी। उसके बाद है पैकिंग। अब फार्मर को पैक करके भेजना, बोरियों में डाल के भेजना। ठीक है ना, बोरियों में तो डाला जाएगा वो वीट या फिर राइस। उसके बाद है स्टोरिंग, कहीं ना कहीं तो स्टोर करोगे, ओपन तो रख नहीं सकते। और लास्ट है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए भेजना। ये सारे प्रोसेस किस में आते हैं? एग्रीकल्चर मार्केटिंग में। अब इसका मीनिंग पढ़ते हैं, मैंने मीनिंग आपको बाद में पढ़ा रहा हूँ। मीनिंग क्या है पढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग। असेंबलिंग का मतलब कलेक्शन। उसके बाद स्टोरेज। स्टोरेज बहुत पहले लिख दिया, स्टोरेज बाद में आएगा। ठीक है, मैंने क्यों आपको ये पहले नहीं पढ़ाया, क्योंकि इसमें ना कुछ स्टेप्स आगे पीछे हो गए, लेकिन मीनिंग पढ़ लो। स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री। यानी कि एक प्रोसेस होता है इसमें। बच्चों ये स्टेप वाइज लिखना, पहले अगर असेंबली है, स्टोरेज उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद क्या होगा? प्रोसेसिंग के बाद ग्रेडिंग होगा। ग्रेडिंग लिखा हुआ है ना, इसमें देख लेना। तो सारे प्रोसेस सीरियल वाइज लिखने चाहिए, इसमें गलती से कुछ आगे पीछे हो गई, पैटर्न तो ये हो, बाकी टीचर ध्यान न दे तो अलग। ये था क्वेश्चन नंबर 7। चैतन्य प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, लेकिन चैतन्य के स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना दूसरे बैच में हुआ है, इतना ही आपको कराया जाएगा। अगली क्लास में चैप्टर ओवर हो जाएगा, उम्मीद ही है। नहीं भाई, बड़ा चैप्टर है भाई। बच्चों ऑर्गेनिक का पूछ के आना। ऑर्गेनिक पिछले साल डिलीट हो गया था, इस साल डिलीट आया नहीं है। सर मैम ने कहा था डिलीटेड है। डिलीटेड है ना, तो ना कराओ ना। चैतन्य हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके बच्चों, बाय बाय, टाटा। किसी का और कोई डाउट है? सर हाँ जी बोलो।